Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 2. That is collection of data. Dear student, we have discussed in our lecture number 1 about introduction to statistics, definition of statistics, data and its types in detail. Now in this lecture we will discuss in detail about collection of data, collection of primary data and collection of secondary data. What are the techniques and methods to collect primary data and secondary data? So let's start here, collection of primary data. So dear student, जैसे कि पहले लेक्चर में हमने इनकी डेफिनेशंस को जो है ना हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि प्राइमरी डेटा होता क्या है, ठीक है, और सेकेंडरी डेटा क्या होता है. जैसा कि आपको मालूम है, प्राइमरी डेटा ऐसा एक डेटा होता है जो कि एक फर्स्ट हैंड डेटा होता है और हमें खुद जो है ना, जो रिसर्चर है या जो इन्वेस्टिगेटर है उसको खुद जाके जो है ना वो डेटा कलेक्ट करने होता है. तो वो किस तरीके से कलेक्ट करेंगे डेटा को, कहाँ से कलेक्ट करेंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे, ये हम जो है ना इसको अभी यहाँ पे हमने डिस्कस करना है. तो इसका कलेक्ट करने के 5 जो है ना टेक्निक्स है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के. उसमें से पहले नंबर पर है डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन बाय एक्सपर्ट. इसको ओरल इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं, ठीक है, या इसको सिंपली जो है ना इंटरव्यू भी कहा जाता है. और सेकंड नंबर पर है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ठीक हो गया. थर्ड वन है जी एस्टिमेट्स थ्रू करस्पॉन्डेंट्स, एंड फोर्थ वन है कलेक्शन थ्रू क्वेश्चनियर, एंड फिफ्थ वन है जी कलेक्शन थ्रू एनुमरेटर्स. तो वन बाय वन हम इनको जो है ना डिटेल हम डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले नंबर पर आ जाते हैं डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन बाय एक्सपर्ट, या सिंपली ओरल इन्वेस्टिगेशन, या आप इसको जो है ना इंटरव्यू भी कहते हैं. तो डियर स्टूडेंट, ये जो टेक्निक है ये जो है ना फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है. ये आपको भी आइडिया है इंटरव्यू हम कैसे लिया जाता है, किस तरह से इंटरव्यू होती है. तो फेस टू फेस जो रिस्पोंडेंट है और वो जो इन्वेस्टिगेटर है वो दोनों आमने सामने होते हैं, ठीक है. जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं और जो रिस्पोंडेंट है वो उसको जो है ना रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, उसको इंफॉर्मेशंस दे रहे होते हैं या उसको डेटा दे रहे होते हैं, ठीक हो गया. तो एन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन पर्सनली फ्रॉम द इंडिविजुअल कंसर्न, ठीक है. पर्सनली मतलब वो जो जिस सोर्स से, जिस बंदे से उसने डेटा कलेक्ट करने हैं, इंटरव्यू लेनी है, वो उसके पास जाके जो है ना उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ठीक हो गया. फेस टू फेस इंटरेक्शन. सेकेंड वन, it is expensive and time consuming and used only when field of inquiry small and great accuracy is desired. और यहाँ पर ठीक है क्या होता है, ये जो टेक्निक है वो काफी टाइम कंज्यूमिंग भी है और काफी एक्सपेंसिव भी है, ठीक है ना. इसलिए ये स्मॉल इंक्वायरी के लिए, स्मॉल रिसर्च के लिए, स्मॉल सर्वे के लिए ये टेक्निक्स यूज किया जाता है. ये दूसरा पॉइंट आपने इसको मतलब राइट डाउन करनी है. फर्स्ट पॉइंट इसका ये है कि ये फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है, ठीक है. सेकंड पॉइंट इसका क्या आ गया कि ये स्मॉल सर्वे के लिए यूज होती है, ठीक है. जो रिसर्च या जो स्टडी आपका है, जो आपका जो है ना जिस टॉपिक पे आप अपना रिसर्च कर रहे हैं, जो सर्वे आप कर रहे हैं वो स्मॉल हो, ठीक है, यानी पॉपुलेशन स्मॉल हो, जो सिलेक्टेड सैंपल है वो भी स्मॉल हो, उसके लिए जो है ना आपने ये वाला टेक्निक यूज करनी है, ठीक है. नहीं तो ये अगर आप एक लार्ज पॉपुलेशन के लिए, लार्ज सैंपल के लिए, सैंपल साइज के लिए अगर आप ये टेक्निक अप्लाई करें तो क्या होता है, तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग भी है और ये क्या है जी,
काफी कॉस्टली भी है, ठीक है ना, काफी एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि आपको पता है एक बंदे के हम इंटरव्यू लेना है तो हमें काफी टाइम जो है ना इसमें वेस्ट हो जाता है। पहले हम उस बंदे के साथ हम अपॉइंटमेंट ले लें, एक जगह को हम फिक्स करें, फिर उसके पास जाएं, फिर बैठें, फिर क्वेश्चंस करें, फिर क्वेश्चंस को कलेक्ट करें, ठीक है। इसी तरह मिसाल के पास स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट की आप एग्जांपल ले लें। स्कर्दू को हम अपना पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन रखते हुए हम स्कर्दू के अंदर से लेट सपोज कोई 100 बंदों का जो है ना हमने इंटरव्यू लेना है, तो आप खुद अंदाजा कर ले कि कितना टाइम लगेगा इसके लिए और कितना जो है ना कॉस्टली होगा। तो इसलिए ये एक बड़े लेवल पे, ठीक है ना, स्टडीज के अंदर डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं तो सैंपल्स जो है ना सिर्फ 5 या 8 या 10 नहीं होते हैं, ठीक है ना। जो जितनी आपकी बड़ी पॉपुलेशन होती है उसी हिसाब से जो है ना हमें ज्यादा लोगों से इंटरव्यू लेना पड़ता है, सैंपल साइज भी उसी हिसाब से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसलिए जो है ना ये जो टेक्निक है इंटरव्यू या जो डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन है वो जो है ना स्मॉल सर्वे के लिए यूज होता है। ठीक हो गया। थर्ड वन है जी, अंडर दिस मेथड द रिसर्चर मस्ट क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस, ठीक है ना, इन रिलेटेड फील्ड ऑफ स्टडी। एक्सपर्ट का ये जो इंटरव्यूअर है या जो इन्वेस्टिगेटर है उसका हाईली क्वालिफाइड होना, एक्सपीरियंस्ड होना उसकी फील्ड ऑफ स्टडी से ये जरूरी है। क्योंकि ये होता है, देखो जी, जो हम क्वेश्चन करने होते हैं ना, ये क्वेश्चंस यानी एक सैंपल पॉइंट से, ठीक है, एक सैंपल यूनिट से, यानी एक बंदे से जब आप इंटरव्यू लेते हैं तो जो क्वेश्चन हम पूछते हैं वो जो है ना आपका जो टारगेट पॉपुलेशन है उससे रिलेटेड होना जरूरी है। मतलब उससे सिर्फ रिलेटेड नहीं, ऐसा क्वेश्चंस हो कि जो उसका जो आंसर मिलेगा, आपको जो डेटा मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा, वो आप अपने जो है ना उस पे डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपकी पूरी पॉपुलेशंस को रिप्रेजेंट करता हो। यानी कोई आपको रिजल्ट मिल सके, ऐसा ना हो कि सिर्फ इंफॉर्मेशन हो, सिर्फ डेटा हो, फिर किसी काम का ना हो। तो इसलिए ये जो क्वेश्चंस आपने पूछना है उसका जो है ना पहले, मतलब इंटरव्यू लेने से पहले उस पर काफी टाइम हमने लगा के उस पर हमने सोचना है कि हमने कौन कौन से और किस तरह के क्वेश्चंस हो सकता है जो कि हमारी पूरी टारगेट पॉपुलेशंस को जो है ना रिप्रेजेंट करें। ठीक हो गया। तो इसलिए क्या है कि जो इंटरव्यू लेने वाला है, जो रिसर्चर है, जो इन्वेस्टिगेटर है, उसका हाईली क्वालिफाइड होना और वेल एक्सपीरियंस्ड होना जो है ना वो जरूरी है। ठीक हो गया। और इसी तरह जैसे पहले हमने कहा था स्मॉल सर्वे के लिए यूज होता है, तो दिस मेथड इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन रिसर्च ऑफ मेडिकल फील्ड। ठीक है। और ये बाई स्टेट्स वाले ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछते हैं कि स्टेट्स हमें क्यों पढ़ाया जाता है, स्टेट्स हमें क्यों पढ़ाया जाता है। देखो जी, इसीलिए पढ़ाया जाता है आपको, ठीक है, आपके अपने मेडिकल फील्ड के अंदर इसकी एप्लीकेशंस ज्यादा है। तो ये जो टेक्निक्स है प्राइमरी डेटा कलेक्शन का, वो मेडिकल फील्ड के अंदर जो है ना वो ज्यादा यूज होते हैं। अब लास्ट पॉइंट इसमें हम बात करते हैं एरर की। ये जो एरर जो है ना, ये हमने पांचों टेक्निक्स के अंदर हमने डिस्कस करने हैं जरूर कि एरर इसमें आ सकता है या नहीं आ सकता है। ठीक है ना, आ सकता है तो कहां से आ सकते हैं। तो एरर्स आर लाइकली टू इंटर द रिजल्ट्स ड्यू टू पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, इसको सिंपली आप इस तरह से समझ ले, एरर यहां पर जो है ना चांस कम है एरर के, ठीक है ना, एरर के कम चांस है। वो इस तरह से है कि मतलब एरर कंफर्म है आना, क्योंकि आप देखें जी कुछ चीजें ऐसे होती हैं कि बाय नेचर जो है ना इंसान झूठ बोलने पे मजबूर होते हैं। ये हकीकत है, बाकायदा रिसर्च इस पे किया हुआ है। जैसे कि कहते हैं ना कि किसी फीमेल से आप उसकी एज पूछे तो वो अपना एग्जैक्ट एज नहीं बताते, और किसी मेल से आप उसकी एज पूछे, सॉरी उसकी इनकम पूछे तो वो अपना जो अपनी सैलरी या जो इनकम है वो एग्जैक्ट आपको नहीं बताते। ठीक है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे, फिर आप पूछेंगे कि एज नहीं बताने से या इनकम सही नहीं बताने से वो किस तरह से एरर आ सकता है। ठीक हो गया। तो उसको मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो रिसर्च जो होता है ना, बेसिकली ये जो रिसर्च है वो लेट सपोज आप रिसर्च कर रहा है, आप 20 to 30 जो है ना एज के ग्रुप के जो है ना वो आपका पॉपुलेशन है। आप जो भी रिजल्ट फाइंड आउट कर रहा है कि आप
उन लोगों के लिए आप रिसर्च कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आप रिजल्ट फाइंड आउट कर रहे हैं जिनकी एज 20 साल से 30 साल के दरमियान में हो। तो आप इंटरव्यू लेते लेते आप एक मोहतरमा से जो है ना उसके पास आप इंटरव्यू लेने जाते हैं, तो उससे आप पूछते हैं कि जो रियल उसकी जो एज है वो लेट सपोज है 34, ठीक है। वो आपको बताते हैं कि जी मेरी 28 साल है, ठीक हो गया। तो 28 साल हो गया तो इसका मतलब वो भी आपके रिसर्च में वो भी शामिल हो गया आपके पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। आपके सैंपल्स का वो भी हिस्सा बन गया। अब उससे आप जितने भी इंफॉर्मेशन आप लेंगे वो सारे इंफॉर्मेशन जो है ना आपके रिजल्ट को क्या कर देगा, खराब कर देगा, ठीक हो गया। तो इस तरीके से एरर आता है। हालांकि होना ये चाहिए कि आपके पास उन लोगों की इंफॉर्मेशन हो जिनकी एज 20 साल से 30 साल तक के दरमियान में हो, लेकिन उस लेडी ने आपको झूठ बोल के, ठीक है, क्योंकि उनकी ये बाय नेचर है कि वो अपना एग्जैक्ट जो एज है वो अगर ज्यादा हो तो कम करके बताते होते हैं, तो इस वजह से वो भी आपके रिसर्च में शामिल हो गया। इसी तरह यही सेम चीज आप इनकम पे लगा दें, ठीक है ना। आप मंथली 30,000 to 50,000 वालों के ऊपर या 50 to 1 लाख जो है ना वो इनकम वालों के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो ठीक है, जो हमारे पास माशाल्लाह से फिर ये ट्रेंड है कि जिसके 1 लाख से ऊपर हो वो भी कम बताने की कोशिश करते हैं, और जिसके पास कुछ भी ना हो वो ज्यादा बताने की कोशिश करते होते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह से वो भी जो है ना, जो जितने इन्फॉर्मेशन इन लोगों से आपको मिलता है तो वो क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, वो आपके रिजल्ट को इफेक्ट करता है। इसलिए मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में बेसिक फर्क भी यही है कि मैथमेटिक्स आपको एग्जैक्ट रिजल्ट देता है, ठीक है ना, और स्टैटिस्टिक्स आपको अप्रोक्सीमेट देता है। यहाँ पर हर वक्त एरर के चांस रहते हैं, ठीक हो गया। डेटा कलेक्शन से लेकर आखिरी रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन तक जो है ना इसमें एरर के चांस रहते हैं, और कलेक्शंस में कैसे कहां से एरर आते हैं वो आपके सामने क्लियर हो गया। तो ये फर्स्ट मेथड है जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं। ये फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है, ये स्मॉल सर्वे के लिए यूज करते हैं, ठीक है। काफी एक्सपेंसिव, अगर आप लार्ज के लिए करते हैं तो काफी टाइम कंज्यूमिंग और काफी एक्सपेंसिव होते हैं, और जो रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर है उसका हाईली क्वालिफाइड और वेल एक्सपीरियंस्ड होना जरूरी है, ठीक हो गया। और इसमें एरर के चांस कम होते हैं और इस तरीके से होते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। जो दूसरा इसका टेक्निक है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ठीक हो गया। डायरेक्ट का तो आपको आइडिया हो गया, पहला वाला हमारे पास डायरेक्ट था। अब इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में ये होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम जिस बंदे से हमने इंटरव्यू लेने होते हैं, ठीक है ना, तो कभी कभार मतलब ये वाक़या पेश आ जाता है कि हम वहां जाते हैं इंटरव्यू लेने, तो उस टाइम पे वो बंदा वहां पर मौजूद नहीं होते, पहला काम। दूसरा ये हो सकता है कि वो बंदा है वहां पे लेकिन वो आपको इंफॉर्मेशन देते हुए हेजिटेशन फील कर रहे होता है, वो अंदर से नहीं चाहते कि अब वो आपको जो है ना एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे दें, ठीक हो गया। वो डरता है या कोई किसी भी रीजन की वजह से वो आपको वो एक्सपोज करना नहीं चाहते अपने आप को, या तो फिर इसलिए वो क्या करते हैं, वो आपको डिलिबरेटली जो है ना एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो इस तरह से उस वक्त हम क्या करते हैं, उस वक्त हम ये करते हैं कि उससे पूछने की बजाय जो उसके बहुत ही क्लोज हो, जैसे उसके फैमिली मेंबर हो या उसकी फ्रेंड हो या उसके नेबर्स में हो या उसकी बिजनेस पार्टनर हो या उसके जो है ना कोई एम्प्लॉई हो, इस तरह के किसी बंदे से जो है ना हम क्या करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ठीक हो गया। समटाइम्स द डायरेक्ट सोर्स डू नॉट एग्जिस्ट or the informants hesitate to respond for some reason or other. In such a case, third parties or witnesses having information or interview. तो थर्ड पार्टी से यानी किसी तीसरे बंदे से, वो तीसरा जो बंदा है जो थर्ड पार्टी है वो उसका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, उसके कोई जो है ना रिलेटिव्स हो सकता है, उसका कोई फ्रेंड हो सकता है, उसका कोई एम्प्लॉई हो सकता है, कोई कलरेक हो सकता है, कोई इस तरह के कुछ के बिजनेस पार्टनर में कोई हो सकता है। यानी मतलब ऐसा थर्ड पार्टी ऐसा एक बंदा हो सकता है जो उसका बहुत ही करीब हो, यानी जो उस बंदे के बारे में जिससे हमने इंटरव्यू लेना था उसके बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन
रख सकता हो, ऐसा एक बंदा होता है जिसको थर्ड पार्टी कहते हैं। तो हम उससे इंटरव्यू लेके आते हैं, ठीक है। और ये मेथड कब यूजफुल होता है, ये जो टेक्निक्स है ये उस वक्त यूजफुल होता है जब जो हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए ना वो कुछ पेचीदा टाइप का हो, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन द इंफॉर्मेशन डिजायर्ड इज कॉम्प्लेक्स, ठीक हो गया। वो जो इंफॉर्मेशन, जो डेटा हमें चाहिए वो कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप का हो, कुछ पेचीदा टाइप का हो, यानी जिसे वो इजीली नहीं बताना चाह रहे हो, ठीक है। कैसे कॉम्प्लेक्स हो नीचे आपको जो है ना समझ में आ जाएंगे अगले पॉइंट में। इट कैन बी अडॉप्टेड फॉर एक्सटेंसिव इंक्वायरीज। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेसमैन आर हेजिटेंट टू डिस्क्लोज देयर इनकम टू इनकम टैक्स अथॉरिटीज। अब देखें कॉम्प्लेक्स की मैं आपको बात कॉम्प्लेक्स समझा रहा हूं। कॉम्प्लेक्स क्या है, किसी बिजनेसमैन से यानी इनकम टैक्स ऑफिसर जाके अगर किसी बिजनेसमैन से उससे पूछे जी आपके टोटल इनकम क्या है, तो उसके लिए वो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलने वाला है या जो बंदा देने वाला है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है। इनकम टैक्स ऑफिसर को हमने अपनी इनकम के बारे में बताना, लाजमी बात है आपके पास बहुत ज्यादा अगर आपकी माशाल्लाह से इनकम है तो जितनी ज्यादा आपकी है उतने ज्यादा आपके टैक्स लगेंगे, ऐसा ही है ना। या जो है ना आप कम बताएंगे तो फिर बाद में कुछ इन्वेस्टिगेशन होने के बाद वो फिर ज्यादा आ गया तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस तरह के जो इन्फॉर्मेशन जो कि कॉम्प्लेक्स टाइप की इन्फॉर्मेशन हो, तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, इस सूरत में अब देखो बिजनेसमैन तो वो हेजिटेट फील करेगा इसको बताते हुए, या अगर बता भी देगा तो हमें गलत बता देगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम उसके ऑफिस के किसी सेल्समैन से या उसके किसी कलरेक्ट से जो है ना हम उसके बारे में इंटरव्यू करके इंफॉर्मेशन लेके आ जाएंगे। तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ठीक हो गया। तो इसमें इसका खुलासा ये है कि जो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में ये होता है कि जिस बंदे से हमने इंटरव्यू लेना हो वो या तो मौजूद नहीं होते, अगर हो भी तो वो कुछ इन्फॉर्मेशंस को देते हुए कॉम्प्लेक्स टाइप के वो भी इन्फॉर्मेशंस को देते हुए वो हेजिटेट फील करता हो, तो उस केस में हम उसके किसी करीब किसी से, हम उसके फ्रेंड से, उसके रिलेटिव से, उसके बिजनेस पार्टनर से, उसके किसी एम्प्लॉई से हम इंटरव्यू लेके इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। तो इसको कहते हैं जी इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। थर्ड वन आपके पास है जी एस्टिमेट्स थ्रू करस्पॉन्डेंट्स, ठीक है। टाइटल जरा आप इसको गौर करना है। एस्टिमेट्स, लफ्ज एस्टिमेट्स आ गया है यहां पर। आपने ये एक ऐसे सर्वे के लिए हम यूज करता है जहां पे हमें जो है ना एक्यूरेसी इतना मैटर नहीं करता हो, ठीक हो गया। जो हमें जो डेटा मिलता है वो उसका एक्यूरेट होना जरूरी ना हो, ठीक है, जस्ट हमें एक एस्टिमेट्स मिले। और थ्रू करस्पॉन्डेंट्स में ये होता है कि उसमें एक जो इन्वेस्टिगेटर या जो रिसर्चर है वो खुद जाके डेटा कलेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है, वरना वो खुद जाएगा भी नहीं। वो क्या करते हैं, वो अपने उसी एरिया से किसी को कांटेक्ट करके उसी एरिया से किसी बंदे को जो है ना वो अपॉइंट करता है और उससे कहता है कि आप खुद जाके इंटरव्यू लेके अपने जजमेंट से जो है ना आप उनसे इंटरव्यू लेके रिसर्चर को या जो इन्वेस्टिगेटर है उसको आपने फॉरवर्ड करना है, ठीक है। तो इस तरह मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल ये है कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेट सपोज करदू में है, आप रिसर्चर हैं, आप इन्वेस्टिगेटर हैं और किसी दूर दराज गांव से आपको डेटा चाहिए होता है, तो आप क्या करते हैं, अपने किसी फ्रेंड को या उधर जो आपके जान पहचान वाले या किसी को आप वहां पे अपॉइंट करेंगे, आप उससे कहेंगे, वो आपका थ्रू करस्पॉन्डेंट होगा, ठीक है। एक एजेंट या एक करस्पॉन्डेंट आप अपॉइंट करेंगे, उसको आप कहेंगे शिगर का है या खपलो का है, आप उससे कहते हैं यार जो है ना ये डेटा आपने कलेक्ट करके मुझे भेजना है, ठीक हो गया। तो वो बंदा जाके फिर जो है ना वो डेटा कलेक्ट करके आपको भेज देते हैं, ठीक है। अंडर दिस मेथड लोकल एजेंट और करस्पॉन्डेंट आर अपॉइंटेड इन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक हो गया। और सेकंड, करस्पॉन्डेंट्स आर एडवाइज टू यूज ऑन जजमेंट एंड गेट डिजायर्ड डेटा बट विथ अटमोस्ट केयर, ठीक है। उसको हम ये इंस्ट्रक्शन देंगे, ये जो हिदायत करेंगे कि भाई आपने क्या करना है, आप अपनी जजमेंट बेशक यूज करें क्वेश्चंस वगैरह बनाने में या इंटरव्यू लेने में जो भी हो, लेकिन थोड़ा एहतियात आपने करना है। पाकिस्तान में ये टेक्निक कहाँ पे यूज होता है, इन पाकिस्तान क्रॉप रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट आर यूज इन दिस टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन मेथड व्हेन द एक्यूरेसी इज नॉट ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंट एंड ओनली अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट्स आर डिजायर। जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो क्रॉप रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स हैं वो इस
टेक्निक को यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्यूरेसी जो है ना इतना मैटर नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें जस्ट एक एस्टिमेट चाहिए होता है, ठीक है। और ये मेथड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये बीइंग चीप एंड एक्सपीडिशियस, ठीक है, ये एक बहुत ही मतलब फिर आपको जो है ना सस्ता पड़ जाता है, तो इस वजह से हम इस टेक्निक को यूज करते हैं। अब चौथे नंबर पर आ जाती है कलेक्शन थ्रू क्वेश्चनियर, द वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, बहुत ज्यादा जो आजकल यूज हो रहा है क्वेश्चनियर। आपको मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ क्वेश्चनियर क्या चीज है। क्वेश्चनियर बेसिकली एक पेज है, ठीक है, एक पेज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, क्वेश्चनियर कहा जाता है, ठीक है। अब उन क्वेश्चंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ खुसूसियात है कि वो क्वेश्चंस किस तरह के होने चाहिए, तो राइट डाउन आप करें। पहले नंबर पर ये है कि जो क्वेश्चंस उसमें होंगे वो जो है ना उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 to 25 से ज्यादा ना हो और 15 से कम ना हो, ठीक है ना। मतलब ये है कि इतना ज्यादा कम भी ना हो और इतना ज्यादा भी ना हो। कम होने से क्या होता है कि वो आपकी पूरी पॉपुलेशंस को जो है ना उसको कवर नहीं करेगा, ठीक है। 5 क्वेश्चंस पूछ के आप अपने सर्वे को के बारे में आप डेटा पूरा कलेक्ट नहीं कर सकेंगे। और 25 से ज्यादा पूछेंगे, 30 से ज्यादा पूछेंगे या ज्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे, तो ये होता है कि वो जो रिस्पोंडेंट है, इस क्वेश्चन को का आंसर देने वाला जो बंदा है वो फिर बोर फील होता है, ठीक है ना। वो आपको फिर क्या फुल केयरफुली आपके वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, फील नहीं करेगा, वो फिर मार्क करता हुआ जाएगा बस अपने मर्जी से। आपको या तो खाली दे देगा पहले पेज को 8-10 क्वेश्चंस को जो है ना अच्छे से पढ़ के मार्क करने के बाद दूसरे क्वेश्चंस को वो मार्क नहीं करेगा, ठीक हो गया। और तीसरी पॉइंट ये है कि जो उसके अंदर क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस होने चाहिए। ऐसा क्वेश्चंस उसमें ना हो कि आप उस बंदे को जो है ना 1-2 सेंटेंस पूरा उसका जवाब, उसका आंसर लिखना पड़े, नहीं, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन हो, उसको इतना करना पड़े कि वो जस्ट मार्क करे। 3-4 ऑप्शंस हो तो उसमें से किसी एक को मार्क करें, ठीक हो गया। एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, या अगर कुछ हो यस नो टाइप के क्वेश्चंस हो, ठीक है। इसके बाद चौथी पॉइंट इसमें यह होती है कि जो वोकैबुलरी आप यूज करेंगे उस क्वेश्चनियर के अंदर, अपने क्वेश्चंस के अंदर, वो क्या हो, वो जाइगेंटिक टाइप के इंग्लिश ना हो। ऐसा मतलब कि जो है ना जो रिस्पोंडेंट है, जो आपको उस क्वेश्चनियर को फिल करने वाला जो है वो क्वेश्चन को ही ना समझे, ठीक है ना। तो वो किसी चीज या तो खाली छोड़ देगा या कोई ना कोई मार्क करके आपको दे देगा, लेकिन आपको एग्जैक्ट जो है ना डेटा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो ये इसकी जो है ना क्वेश्चनियर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनको ख्याल रखते हुए आपने एक पेज के ऊपर क्वेश्चंस बनाने हैं और उस क्वेश्चंस को कहते हैं क्वेश्चनियर, ठीक हो गया। यहां पर एरर की बात हम करते हैं, तो यहां पर एरर कैसे आ सकता है। अच्छा, एक और चीज, ये हम थ्रू ईमेल भी भेज सकते हैं, ठीक है ना। जो आपका सैंपल है जिससे आपने फिल करवाना है, तो ईमेल करें, आप उसको कहेंगे कि आप इसको फिल करके वापस भेज दें, या आप खुद जाके इसको जो है ना डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। और इसमें एरर इसलिए आ सकता है कि अगर आपने उन सारे पॉइंट्स को फॉलो करके बनाया हो तो खैर फिर ना समझने वाली तो फिर कोई एरर नहीं है। इसमें एरर इसीलिए आ सकता है कि बस इंसान डेलिब्रेटली जो आपकी इसको फिल करने वाला, जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला है, वो जानबूझ के अगर गलती करे तो एरर आ सकता है। मतलब जानबूझ के यही होता है कि हम इतना मतलब उसको सीरियस नहीं लेते क्वेश्चनियर को, बस ऐसे ही जो है ना ऊपर से नीचे तक हम किसी में ए को, किसी में बी को, किसी में सी को, किसी में ए को, किसी में बी को, सी को, इस तरह से फिल करके दे देते हैं, या हम उसको किसी चीज 1-2 क्वेश्चंस को खाली छोड़ देते हैं, तो इस वजह से इसमें एरर आ सकता है, ठीक हो गया। तो पढ़ते इसको जी। ए क्वेश्चनियर इज एन इंक्वायरी फॉर्म comprising of a number of relevant questions with space for entering information asked, ठीक हो गया। This method is cheap, fairly swift and good for extensive inquiries, ठीक है। ये आपको आप जो भी आपके अगर इंक्वायरी जो आपका सर्वे है या रिसर्च है वो काफी बड़ी रिसर्च हो तो उसके लिए भी जो है ना ये यूज हो सकता है, क्योंकि ये अब किसी को चल के जाके वो करने वाली बात नहीं है। आप थ्रू ईमेल जो है ना आप उसको भेज सकते हैं, किसी भी तरीके से आप वहां तक कि आजकल जो है ना सोशल मीडिया है, इसका दौर है, तो आप उसको भेज के वहां से फिल करवा के वापस भेज सकते हैं, ठीक है। However, the method is considered as a standard method for routine business and administrative inquiries.
हर फील्ड में, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ रूटीन बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी के अंदर ही यूज होता हो, हर फील्ड के अंदर, जिस फील्ड में भी रिसर्च हो हर फील्ड में यूज होता है, लेकिन इनके लिए रूटीन बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरीज के लिए इसको स्टैंडर्ड समझा जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द क्वेश्चंस शुड बी फ्यू, ठीक है, ये जो हमने जो पहले ही डिस्कस किया था, क्वेश्चंस जो है ना कुछ होने चाहिए, तो कुछ की भी मैंने आपको डिटेल बता दिया, 15 टू जो है ना 25, ब्रीफ होनी चाहिए, वेरी सिंपल होनी चाहिए, इजी फॉर ऑल रिस्पोंडेंट टू आंसर और क्लियरली वर्डेड, ठीक है ना, सिंपल हो, साफ सुथरी लिखी हुई हो और समझने में आसानी हो, आसान वर्डिंग में हो, नॉट ऑफेंसिव टू सर्टेन रिस्पोंडेंट, ठीक हो गया जी। तो ये क्वेश्चनियर है, ये बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क के अंदर यूज होती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 4th वन था। अब आता है जी 5th वन, कलेक्शन थ्रू एनोमिनेटर्स। इसको कंप्लीट एनोमरेशन भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसको आप जो है ना सेंसस भी कहा जाता है। सेंसस किसे कहते हैं? मर्दमशुमारी। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो टेक्निक्स है ये कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इसको अडॉप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये काफी महंगा है, बहुत जो है ना कॉस्टली टेक्निक्स है। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे आपके फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है या पॉपुलेशन डिपार्टमेंट है जो कि सर्वे वगैरह करते हैं, मर्दमशुमारी करते हैं, ठीक है ना। सेंसस मींस मर्दमशुमारी, तो वो इस टेक्निक को यूज करते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें ये होता है कि सबसे पहली चीज एनोमरेटर से, एनोमरेशन करने वाले को कहते हैं एनोमरेटर। जो एनोमरेटर है वो हाईली क्वालिफाइड और वेल एक्सपीरियंस होना जरूरी है, क्योंकि उसी ने सारा कुछ क्वेश्चंस और सारा कुछ तरतीब देना है कि क्या क्या पूछना है, कैसे पूछना है, कहाँ पूछना है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है ना। द इंफॉर्मेशन इज गेदर्ड बाय एम्प्लॉइंग ट्रेन्ड एनोमिनेटर्स हु असेस द इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग द एंट्रीज इन द स्केड्यूल और क्वेश्चनियर करेक्टली, ठीक है। दूसरा, द मेथड रिलायबल, दिस मेथड रिलायबल इंफॉर्मेशन इफ द एनोमिनेटर इज वेल ट्रेन, एक्सपीरियंस एंड टैक्टफुल, ठीक है। अगर वो जो एनोमिनेटर है वो नहीं है तो फिर ये रिलायबल नहीं है। वो अगर एक्सपर्ट नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर ये जो है ना आपके जो है ना वो जो डेटा मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वो रिलायबल नहीं होगा, ठीक है। और ये इट इज कंसिडर्ड द बेस्ट मेथड व्हेन लार्ज स्केल गवर्नमेंटल इंक्वायरीज इज टू बी कंडक्टेड, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि ये सिर्फ एक लार्ज स्केल के ऊपर जब किसी गवर्नमेंट सर्वे हो, गवर्नमेंट की जो कोई इंक्वायरी हो, तो इसके लिए इसको यूज करते हैं। This method cannot be adopted by private individual or institution as its cost would be prohibitive to them, ठीक है। बहुत महंगे होते हैं, बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। इस वजह से देखो जी, मर्दमशुमारी आपको आइडिया होगा कि हर 10 साल बाद जो है ना पाकिस्तान के अंदर एक ही दफा मर्दमशुमारी होती है। इसकी हिस्ट्री आप देख ले तो 1951 में जो है ना पहली मर्दमशुमारी हुई है, फिर इसके बाद 61, फिर 71 में वॉर की वजह से नहीं हुई, 72, फिर जाके आपका 82, फिर 92 में बल्कि नहीं हुआ, वहां पर वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से नहीं हो सका, फिर 98, फिर 2008, फिर 2017, 18 के अंदर जो है ना हमारी लास्ट जो है ना वो सेंसस हुई है, मर्दमशुमारी हुई है। तो इसके लिए 10 साल का भी इसीलिए टाइम मतलब वो छोड़ते हैं, और इस 10 साल के अंदर ये करते होते हैं कि कितनी आपके पास बजट है और कितनी जो है ना आगे खाने वाले लोग हैं, उसी हिसाब से गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाते हैं और फंड्स को जो है ना या बजट के अंदर उसको एलोकेट करते हैं। और इसमें एरर को हम डिस्कस करेंगे, तो इसमें एरर के चांस है, ठीक है ना। और एरर के चांस इस तरह से है कि पहले नंबर पर तो ये है कि जो एनोमिनेटर या जो उसकी टीम जो जाती है डेटा कलेक्ट करने, वो जो है ना वो ये कहते हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं मिसाल के तौर पर कि किसी पहाड़ी के ऊपर कुछ लोग, कोई लोग आबाद है, कुछ लोग रहते हैं वहां पर, एक छोटा सा गाँव है, रास्ता थोड़ा दुश्वार है, सख्त है, तो वो नीचे से ही देख के जो है ना नीचे कोई बोर्ड लगा के आ जाता है, हिस्सा मार्क करके आ जाता है कि हम वहां जाके काउंट करके आया है, और फिर अंदाजन लिख देते हैं कितने, तो वो आपके पास रॉन्ग डेटा आ जाते होते हैं, ठीक है ना। वो डेटा आपके पास यहाँ पर एक एरर आ सकता है। दूसरी ये है कि रिलीजियस भी जो है ना एक फैक्टर इसमें है, रिलीजन भी, वो ये है कुछ मतलब कुछ एक्सट्रीमिस्ट आप समझ ले कि उनका ये सोच होता है कि
एग्जैक्ट पॉपुलेशन को अगर हम एक्सपोज करेंगे गवर्नमेंट के सामने, गवर्नमेंट को आइडिया होगा कि टोटल पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर इतना बढ़ गया है या पिछले 10 साल की निस्बत अभी इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाते हैं। और वो जैसे फैमिली प्लानिंग है जो कि इस्लाम समझते हैं कि जो यही जो हम बात कर रहे थे, जो एक्सट्रीमिस्ट टाइप के लोग है या कुछ जो जिस तरह का भी हो, उनका ये मतलब आइडिया सोच होता है कि वो जो है ना कि इस्लामिक टीचिंग के अगेंस्ट है ये फैमिली प्लानिंग। तो इस वजह से जो है ना वो कुछ खास एरियाज है वहां पर आपको रिसर्च करने ही नहीं देते, लोगों को जो है ना डेटा कलेक्ट करने आने ही नहीं देते। और ये सेंसस में आपने देखा होगा कि ये जो सर्वे करने जो टीम जाते हैं उसमें से काफी लोगों को पिछले जो है ना 2-3 वो सेंसस के दौरान जो है ना उनको मारा भी है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे आपके पास पूरा डेटा नहीं आ सकता। दूसरा एरर है। तीसरा जो है ना इसमें रीजनल भी कुछ है, जैसे बलूचिस्तान वाले, उनका हमेशा से यही रहा है कि हमारी पूरी पॉपुलेशन को काउंट नहीं करते, हमारी पूरी पॉपुलेशन को काउंट नहीं करते, ठीक है ना। और पंजाब में अगर उस जितने हैं उससे ज्यादा काउंट करते हैं, क्योंकि इसमें एक चीज है एनएफसी अवार्ड जिसे कहते हैं ना, नेशनल फाइनेंस कमीशन वाले, जो आपकी बजट प्रोविंसेस को जो बजट एलोकेट करता है वो टोटली उसी पॉपुलेशन के बेस पे करते हैं। जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है उसको उस बजट में ज्यादा हिस्सा मिलता है, जहां पे कम हो उसको कम मिलता है। तो कोई जो है ना उसको पॉपुलेशन को ज्यादा करने में लगे हुए है, कोई जो है ना पॉपुलेशन उसको कम काउंट करते हैं। तो इस वजह से जो है ना आपके पास पूरा इंफॉर्मेशन नहीं आता, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास क्या हो जाता है, यहाँ पर एरर आ जाते हैं। तो ये 5 टेक्निक्स थे प्राइमरी डेटा की कलेक्शंस की, ठीक हो गया। अब हम आते हैं मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा। अब जैसे कि सेकेंडरी डेटा के डेफिनेशंस में पहले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा होता है, इसको हमने जाके ये जो ऊपर जो टेक्निक्स हमने डिस्कस किए उस तरह से तो कलेक्ट हमने करना नहीं है, बल्कि किसी और के पास से हमने जाके जस्ट लेना है, किसी और का कलेक्ट किया हुआ डेटा होता है। तो ये आप जो है ना जितने भी इंटरनेशनल एजेंसी से वहां से आप ले सकते हैं, जितने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आप वहां से ले सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से एनजीओस वहां से ले सकते हैं, जितने भी आपके पास सेमी गवर्नमेंट है वहां से ले सकते हैं, जितने ऑटोनोमस बॉडीज है वहां से आप डेटा को ले सकते हैं, न्यूज़पेपर से ले सकते हैं, मैगजीन से ले सकते हैं, इंटरनेट से ले सकते हैं। तो उनके लिए जो है ना इन्होंने कलेक्ट किया हुआ होता है, तो इनके पास से जस्ट हमने लेके आना है। तो इसके लिए कोई एज सच प्राइमरी डेटा की तरह कोई इस तरह के टेक्निक्स नहीं है, क्योंकि इसको हमने खुद कलेक्ट कराना नहीं है, किसी और के पास से लेके आना है, ठीक हो गया। लास्ट स्लाइड हमारे पास आ गया जी, एक छोटा सा डेफिनेशन है वेरिएबल एंड कांस्टेंट का। तो वेरिएबल की डेफिनेशन ये है कि a quantity which vary from time to time, place to place, ठीक है ना, वेरिएशंस आती रहती हो, यानी सब्जेक्ट टू चेंज हो, ठीक है ना। ऐसा एक क्वांटिटी जो कि सब्जेक्ट टू चेंज हो, वो चेंज होता रहता हो, किसी और चीज के चेंज हो जाने से वो खुद चेंज हो जाता हो, तो उस चीज को क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारी हाइट है, हमारी हाइट जब हमारी बर्थ होती है तो कुछ और होती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ते जाते हैं तो हमारी हाइट भी क्या हो जाते हैं जी, बढ़ते जाते हैं। और टेम्परेचर की आप मिसाल ले लें तो टेम्परेचर भी यही है कि वो जो है ना सुबह का कुछ और टेम्परेचर होता है, दोपहर का कुछ और होता है, शाम का कुछ और होता है, रात का जो है ना वो कुछ और टेम्परेचर होती है। टाइम चेंज हो गया तो टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। रूम के अंदर का कुछ और टेम्परेचर है, बाहर का कुछ और टेम्परेचर है, स्कर्दू का कुछ और टेम्परेचर है, हुसैनाबाद का कुछ और टेम्परेचर है, खपुलो का कुछ और टेम्परेचर है, ठीक है ना। जगह चेंज हो रहा है तो वो जो है ना टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। तो हाइट है, वेट है, टेम्परेचर है, ये सारे आपके पास क्या है, वेरिएबल है, जो कि चेंज होता है, वेरी करता है, सब्जेक्ट टू चेंज है। और कांस्टेंट क्या है जी, कांस्टेंट जो है ना एक फिक्स्ड वैल्यू होता है जो कि कभी भी चेंज नहीं होता। टाइम चेंज हो, जगह चेंज हो, कुछ भी हो, वो वही ही रहता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम 5 की मिसाल ले ले, 5 को हम पहले भी 5 ही पढ़ते थे, अभी भी हम 5 ही पढ़ रहे हैं, जो इंशाल्लाह कल परसों भी हम इसको 5 ही पढ़ेंगे, ये कभी चेंज नहीं होगा। पाई की वैल्यू आप ले लें मैथ्स के अंदर, ठीक है ना, जैसे हम इसको कहते हैं 22/7 के इक्वल होता है, तो ये पहले भी था, अभी भी है और आगे भी वही रहेंगे, ठीक हो गया। तो ये आपके पास था वेरिएबल और कांस्टेंट की डेफिनेशंस। तो डियर स्टूडेंट्स,
हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको जो है ना बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। आप इसको गौर से पढ़ें, समझें, और अगर कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप जो है ना बिला झिझक आप मुझसे किसी भी टाइम पे जो है ना फ़ोन करके या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।